आपको लग रहा है कि ये 2026 में परिसीमन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो एकदम नहीं लगता है। कारण क्या है कि अगर होना होता तो इसकी तैयारियां शुरू हो जाती। 7-8 महीने बचे हैं और उस पे न हम कोई चर्चा कर रहे हैं, न कोई बात कर रहे हैं। लेकिन और फिर सवाल उठ जाता है महिला आरक्षण बिल को लेकर, क्योंकि सरकार लेकर आई थी 2023 में, 2024 में चुनाव थे, बाकायदा उसको लगातार प्रचार प्रसार में भी फैलाया गया था। जब सरकार की मंशा ही नहीं थी और सरकार ने ये तय किया कि परिसीमन के आधार पर ही होगा, तो फिर ये बिल लाने का क्या फायदा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके, जो 2-3 तर्क हैं जिसको मैं अब तक समझ पाया हूँ कि डिलिमिटेशन पे रोक का आधार 2-3 था। एक तो जो अभी वर्तमान में आपने पूछा महिला आरक्षण बिल, तो इससे बड़ा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जब आप 2023 में बिल लाते हैं कि 33% महिला आरक्षण बिल होगा, और उस महिला आरक्षण बिल के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बाद होगा, और परिसीमन हम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व बनता है? उसकी कोई महत्व बचता ही नहीं है। कारण क्या है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद अगर आप महिला आरक्षण बिल पास करते हैं और उसके साथ भी आप एक ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती है, तो उससे बड़ा मजाक तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी भी व्यक्ति ने, और ख़ास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, कि महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के इतनी मुखर नहीं हैं कि वो इस बात को रख पाएँ कि आखिर इसके साथ ही इस कंडीशन को लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। डिलिमिटेशन अलग चीज़ है, महिला आरक्षण अलग चीज़ है। इसको उसके साथ आप जोड़ करके उस एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि मैंने आपकी बात मान भी ली और हम आपको कोई चीज़ दे भी नहीं रहे हैं। तो इस व्यवस्था में तो एक दूर की कौड़ी वाली जो एक कहावत है वही आपको सामने दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो 24 का चुनाव उसी के आधार पर करा लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। और डिलिमिटेशन के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन का देखिए जो सबसे बड़ा फायदा होना था, या जिसके आधार पर डिलिमिटेशन की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि नए लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। जब नए लोग आएंगे, क्योंकि हर जनसंख्या की गणना के बाद, हर डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ती, सीटें बढ़ने का मतलब ये होता है कि नए लोगों का राजनीति में प्रवेश होगा। वो नए लोग कौन होते हैं? जो उस दिशा में अपने आप को देखते हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं। लेकिन जब सीटें एक स्थिर कर दी जाती हैं तो कुछ व्यक्ति लोग उस पर एक अधिकार बना लेते हैं, वो नए लोगों के प्रवेश को रोक देते हैं। आप ये सोचिए कि जब हमारी संविधान सभा में सर्वसम्मत से एक फैसला लिया गया कि आंकड़ों के जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, नहीं तो वो लोग भी तो फिक्स कर सकते थे ना कि लोकसभा की इतनी सीटें रहेंगी, विधानसभा में इतनी सीटें रहेंगी, चाहे कोई भी आंकड़े बढ़ते रहे, जनसंख्या बढ़े या कुछ भी। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा ना, उन्होंने सोचा तो यही सोचा कि सीटें बढ़नी चाहिए। अब आज के डेट में एक चीज़ बताइए कि जैसे सब केवल चुनाव में रिजर्वेशन लागू होता है SC/ST के लिए, और आज वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो लगभग 24% सीटें रिजर्व हैं SC/ST के लिए। आज पूरा देश बाबा साहब की बात करता है, आज पूरा देश दलित चिंतक बना घूम रहा है, लेकिन अगर इस डिलिमिटेशन का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो SC/ST को हुआ है, क्योंकि उनको तो रिजर्वेशन उसमें मिला है। अगर सीटें बढ़ती तो वो रिजर्वेशन के आधार पर और उनकी भी सीटें बढ़ती। आज जैसे वर्तमान में 131 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा की SC/ST के लिए, वो आंकड़े बढ़ करके लगभग 350-400 पहुंच जाते, तो ये प्रतिनिधित्व उनका मिलता ना। अगर ये व्यवस्था लागू होती तो उन लोगों को मौका मिलता और वो लोग आगे आते।